हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे जो भी हमारी व्यावसायिक सेवाएं होती हैं उन्हीं की, और वही हमारा चैप्टर है जिसका नाम है व्यावसायिक सेवाएं। इसमें हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? इंश्योरेंस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बीमा है और बीमा में बीमा के प्रकार क्या क्या है इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्या अर्थ होता है, ये सारी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए, जो भी बीमा है ना, उसमें आपको क्या दिखेगा, दो मुख्य तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा जीवन बीमा और एक हो जाता है साधारण बीमा। साधारण को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो जीवन बीमा है, इसमें तो मुख्यतः जीवन से संबंधित दो तरह की बातें होती हैं। एक तो होता है कि किसी ऐसे इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है जिस पर लोग डिपेंडेंट हैं, तो उस इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद से बीमा कंपनी उस परिवार के लोगों को या जो भी नॉमिनी है उसको इतना पैसा दे देता है जो भी पॉलिसी के साथ में निर्धारित होता है, जिससे कि उन लोगों का जीवन का भरण पोषण हो पाए। अच्छा, दूसरा इसमें प्रकार होता है कि मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा जीवित रहता है बहुत लंबे समय के लिए, तो फिर उसको भविष्य में आमदनी मिलती रहे, कुछ पैसे मिलते रहे, जिससे उसका गुजारा होता रहे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बुजुर्ग होते चले जाते हैं वैसे वैसे एक उम्र के बाद आमदनी या आय अर्जित करने की क्षमता नहीं बचती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है ना, जीवन बीमा जो है वो दो प्रकार का रहता है ऐसे। अच्छा, और बाकी साधारण बीमा है। साधारण बीमा में क्या क्या है, जैसे मेनली हम लोग पढ़ेंगे फायर को पढ़ेंगे और मरीन को पढ़ेंगे। ठीक है, मरीन मतलब हो जाता है सामुद्रिक। ठीक है, समुद्रिक जो जहाज वगैरह रहते हैं इनको डिटेल में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये फायर इंश्योरेंस हो जाता है और बाकी अन्य भी आ जाते हैं बहुत सारे, इसको ब्रीफ में देख लेंगे। तो इन तीनों को हम लोग अपने अलग अलग वीडियो में देखेंगे आगे। चलिए, अभी बात करते हैं हम लोग जो हमारा जीवन बीमा है उसकी। अन्य में क्या क्या था? अन्य में चोरी के विरुद्ध हो गया, थेफ्ट का हो गया, पशुओं के लिए हो जाता है, गाय भैंस जो लोग पालते हैं, फसल का हो जाता है, खेल का हो जाता है। फिर ये अलग अलग तरह के बीमा योजनाएं कुछ बना रखी थी, तो इसमें हम लोग ये प्रकारों को भी अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। ठीक, चलिए लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, जीवन बीमा की, जिसमें हमारे यहाँ पर एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, सरकार का ही इसमें शेयर होल्डिंग है और काफी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। मतलब बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज आप मिला लो उनसे अकेले इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम भी किया है अभी भारत जैसी जगह पर, काफी कम पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का। तो चलिए, होता क्या है, जीवन अनिश्चित है भाई, सबको पता है, कोई भी कभी भी निपट सकता है ना। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में एक निश्चित राशि की, ठीक है, प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहता है कि इतना पैसा रहे, ताकि जिन घटनाओं के संबंधों में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता उनसे बचाव किया जा सके। पैसे की आवश्यकता पड़ती ही है। दो तरह की चीजें होती हैं। अगर किसी, वही मैंने आपको बताया कि बेड अर्नर बोलते हैं, ठीक है, कि ब्रेड अर्न कर के लेकर आ रहा है। ब्रेड मतलब रोटी, जो रोटी कमा रहा है घर के लिए, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो बाकी लोगों को बहुत दिक्कत आ जाती है। तो उन लोगों को कुछ पैसा मिल जाए, या फिर वही इंसान इतना बुजुर्ग हो गया कि खुद के लिए पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो उस उम्र में भी उसको सैलरी ना बोला जाए लेकिन कम से कम कुछ पैसे मिलते रहे। तो एन्युटी मॉडल भी रहता है, अलग अलग तरह की योजनाएं रहती हैं, वो क्या क्या प्रकार होते हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन मुख्य यही चीजें रहती हैं। ठीक है, जोखिम मृत्यु का होता है, और मृत्यु तो निश्चित है लेकिन कब होगी मृत्यु ये नहीं पता है ना। ऐसी स्थिति में यदि एक व्यक्ति की आय पर अन्य व्यक्ति आश्रित हैं तो उसकी मृत्यु पर उनका क्या होगा। ठीक है, बच्चे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे रह गए, जो पिताजी, मान लीजिए किसी के घर में किसी के पिताजी की डेथ हो गई, अब बच्चों की बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इंश्योरेंस वहां पर उन लोगों को बचा लेता है। काफी जो इंसान चला गया उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर क्षतिपूर्ति का प्रिंसिपल नहीं लगता है। जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो लागू नहीं होता, क्योंकि किसी इंसान को वापस नहीं ला सकती कंपनी, है ना, लेकिन कुछ पैसे आपको दे सकती है जिससे कि आपको थोड़ा कम संघर्ष करना पड़े। अच्छा, व्यक्ति की आयु इतनी अधिक हो जाए कि उसे श्रम से पूर्णतः अवकाश ग्रहण करना पड़े, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, ऐसे में वह आय अर्जित करने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन वह बीमा के द्वारा आवश्यक निधि की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, अगर उसने बीमा ले रखा है तो उसको ओल्ड एज में भी एक तरह की पेंशन का रिप्लेसमेंट मिल सकता है। ठीक, अच्छा, और क्या है, धीरे धीरे जीवन बीमा का क्षेत्र बढ़ता गया। पहले तो हम लोग इन्हीं दोनों को इंक्लूड करते थे, अब इसी में डिसेबिलिटी हो जाती है ना, अपंगता जिसको बोलते हैं, कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें चलना फिरना बंद हो जाए या दिक्कत हो जाए, तो उस स्थिति में भी आपका आय कमाने की क्षमता कम हो जाती है, उसका बीमा करा सकते हैं। ऐसे ही वार्षिक मृत्यु बीमा एन्युटी इंश्योरेंस रहता है, इसमें आपको नॉर्मली एक उम्र के बाद पैसे मिलते रहते हैं। ठीक है, आप पहले से पैसे देते रहे जमा करते रहे, फिर आपको आगे आने वाले टाइम में एक पीरियोडिक लेवल पर आपको पैसे मिलते रहेंगे। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए रहता है जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर क्या है, सामान्य जीवन बीमा। ठीक है, नॉर्मली इसमें क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर बोलते हैं, इसमें तो ऐसा ही है कि आप पैसे बीमा कराते हो, डेथ हो गई
जब डेथ हो गई तो आपके जो नॉमिनीज हैं, आप पर जो आश्रित लोग हैं, उनको पैसे मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा, स्वास्थ्य बीमा भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। कभी कभी इसी को जनरल इंश्योरेंस में भी काउंट किया जाता है, तो ये अलग से मैंने इसलिए लिखा, अपनी किताब में दे रखा है। इसी के अंतर्गत जीवन से संबंधित है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में काउंट किया था। ठीक है, हेल्थ और मेडिकल को। इसमें क्या रहता है, इंडिया में मेडिक्लेम पॉलिसी के नाम से चलता है। अगर आप बीमार हो गए तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, अस्पताल जाने में खर्चा बहुत हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खास तौर से, लेकिन जहां पर सुविधाएं वहीं पर ज्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो खर्चे से आप बच सकते हो अगर आपने हेल्थ केयर या मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह ले रखी है। ठीक, अच्छा, तो समझिए जीवन बीमा डेफिनेशन है, पढ़ लो आराम से, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं बता देता हूं एक बार। एक ऐसा अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंतर्गत बीमाकार यानी कि जो कंपनी है, प्रीमियम जो इंश्योर्ड है वो पैसे दे रहा है कि इकट्ठा राशि एक साथ दे सकते हो, लमसम बोलते हैं, या फिर समय समय पर भुगतान की गई राशि के बदले में, यानी कि आपने एक साथ पूरा बीमा का पैसा चुका दिया या पीरियोडिकली एक एक थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो बीमाकृत को अथवा उस व्यक्ति को जिसके हित में यह पॉलिसी ली गई है। जैसे कोई पति है, वो अपनी पत्नी के नॉमिनी बना करके चला जाता है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है इंश्योर्ड, ठीक है, और एक होता है एश्योर्ड। ठीक, एश्योर्ड तो ऐसी चीज रहती है जहां पर एश्योर्ड वो इंसान है जिसकी मृत्यु हो जाएगी तो किसी और को बीमा मिलेगा। ठीक है, तो इंश्योर्ड वो हो गया जिसके नाम जिसको नॉमिनी एक तरह से बना दिया गया। तो यहां पर क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को मिल सकता है या फिर उस जिसके हित में यह पॉलिसी ली गई है, तो वो अगर बुजुर्ग होने के बाद से खुद से पैसे लेना चाहता है तो भी मिल सकता है उसको, या फिर कभी कभी अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती है, तो आप समझिए दो हो सकते हैं, या तो इंसान खुद को लेगा या किसी को नॉमिनी बना करके जाएगा। ठीक, अच्छा, तो उसके हित में पॉलिसी ली गई है मनुष्य के जीवन से संबंधित अनिश्चित घटना घटित होने पर अथवा एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर। एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मैं 65 साल का हो गया, उसके बाद से मुझे हर 6 महीने में इतने इतने पैसे मिलते रहे, इस तरह का बीमा भी हो सकता है, हर 3 महीने में इतने इतने पैसे मिलते रहे। ठीक है, उसके निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर बीमित राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। बस ये है, आप इसको एक बार पढ़ोगे आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, सारे टर्म्स यहाँ पर ठीक से लिखे हुए डेफिनेशन के टर्म्स में है। अच्छा, समझने की बात हम लोग कर ही चुके हैं, यही है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, समझौते को प्रसंहिता भी बोलते हैं, जिसमें सभी शर्तें लिखी हुई होती हैं, उसको हम लोग पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, और समझिए, जिस व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जाता है उसे बीमाकृत या फिर एश्योर्ड कहते हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है एश्योर्ड में और इंश्योर्ड में। क्या होता है बताता हूं। बीमा कंपनी जो बीमा करती है उसको इंश्योरर कहते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा ही था। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक, ये आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बाकी लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड तो अलग से पिक्चर्स लगा दिए। बाकी समझिए, बीमाकृत द्वारा दिए गए प्रतिफल को प्रीमियम कहते हैं, ये भी अपने को पता था। अब इंश्योर्स और एश्योरेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, तो ये अपनी बुक में नहीं है, मैंने अलग से थोड़ा सा नेट से ढूंढ करके बताया, मैं समझा देता हूँ, इंग्लिश में डरने की आवश्यकता नहीं है। इंश्योरेंस क्या होता है, गारंटीज फाइनेंशियल कवरेज। ठीक है, आपको वित्तीय क्षतिपूर्ति वाला काम करेगा अगेंस्ट लॉस और डैमेज। कोई आपको नुकसान हो गया कॉज ड्यू टू एन अनसर्टेन इवेंट, एन इवेंट विच माइट नॉट नेसेसरली हैपन, एग्जांपल फायर, थेफ्ट, चोरी हो गई, भूकंप आ गया, इसके बदले में जो आपको वित्तीय सहायता मिल जाएगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी, वो आपका इंश्योरेंस हो जाता है। एश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, एश्योरेंस, ठीक, हिंदी में हम लोग एक ही शब्द का यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश में बताया, हिंदी में दोनों में ही हम लोग बीमाकृत लिख देते हैं, इंश्योर्ड को भी एश्योर्ड को भी। देखो, इंग्लिश में इंश्योर्ड और एश्योर्ड अलग अलग लिखते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों जगह बीमाकृत ही लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एक इंग्लिश में आपको बता रहा हूं। ठीक, अच्छा, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, गारंटीज फाइनेंशियल कवरेज अगेंस्ट लॉस और डैमेज कॉज ड्यू टू एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन। ठीक है, होना ही है, मृत्यु होनी ही है। तो यहां पर ऊपर वाले में क्या होता है, इंश्योरेंस में अनसर्टेन है, हो सकता है चोरी हो सकता ना हो सकता भूकंप हो सकता ना है, लेकिन मृत्यु तो होनी होनी है। ऐसी स्थिति में अगर आपके लिए कोई फाइनेंशियल कवरेज कर रहा है, कोई वित्तीय सहायता दे रहा है, तो वो वाली चीज क्या हो जाती है, उसको बोलते हैं एश्योरेंस। इसीलिए मृत्यु से संबंधित जो जीवन बीमा है ना, उसमें इस तरह के इवेंट से संबंधित अगर बात होती है तो उसको एश्योर्ड बोलते हैं, उसको इंश्योर्ड नहीं बोलते। ठीक, अच्छा, समझिए आगे। जीवन बीमा बचत को बढ़ावा देता है, कैसे देता है, प्रीमियम आप पैसा कब पे करते हो, प्रीमियम आप क्या कर सकते हो, एक साथ भी दे सकते हो। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो एक साथ प्रीमियम पे करते हैं। नॉर्मली जो पॉलिसीज होती है उसमें क्या होता है, आप हर साल पैसे देते हो। ठीक है, 30,000 रुपए हर साल लोग दे रहे हैं, आप 60,000 रुपए की दे रहे हैं पॉलिसी, ऐसा चलता है, 15 साल तक देते चले जाते हैं। ठीक है, 15 साल अलग टाइम पीरियड रहता है। नॉर्मली जो बहुत फेमस पॉलिसीज हैं LIC की, उसमें 15 साल टाइम पीरियड के लिए लोग सालाना पैसे देते रहते हैं। तो क्या हो जाता है इससे, आपको पता है कि आपको बीमा का पैसा तो भरना ही है, और ये बीमा का पैसा भरने से आप बचत करोगे। और अभी बिल्कुल प्रॉपर पॉलिसी नहीं होती है ये। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं है ये। क्यों, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर में आपको पैसा तभी मिलेगा जब मृत्यु हो जाएगी। यहां पर क्या है,
अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई तो उसके बाद आपको ही पैसा मिल जाएगा, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर बीमा का कवर भी है, साथ में एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक। तो ऐसी चीज होती है। इसमें क्या हुआ, जीवन बीमा बचत को बढ़ावा देता है, क्योंकि सामान्यतः इसमें नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होता है ना। साथ ही में आयकर अधिनियम की धारा 80C है। 80C क्या करती है, हमारे देश में अभी 1.5 लाख रुपए तक की आप बचत कर सकते हो। बचत करने का मतलब क्या होता है, अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आपकी आमदनी साल भर की 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख में आप 1.5 लाख रुपए घटा सकते हो अगर आपने कुछ कुछ जगह पर पैसे लगाए हैं। तो अगर आपने बीमा में पैसा लगा रखा है, जीवन बीमा में, तो वो भी आप घटा सकते हो। तो आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख की जगह 8.5 लाख बचेगी। अब 8.5 लाख रुपए पर ही आपको टैक्स देना होगा, तो आप टैक्स में छूट पा सकते हो, ठीक। इसीलिए तो इस वजह से आप टैक्स में छूट कब पा पाओगे, जब आप जीवन बीमा में पैसे लगा रहे होगे, ठीक है। वन ऑफ द ऑप्शन है, और भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बचत को बढ़ावा दे रहा होता है। ये भी समझ में आ गया। सेक्शन 80CS में क्या होता है, बहुत सारी जगह पर कर सकते हो। क्या क्या, EPF है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, PPS है, PPF होता है, GPF भी होता है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, भविष्य निधि कोष। ऐसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती है, ESS बोलते हैं, ठीक है। ये सबको आपको कभी इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो ELSS बोलते हैं सॉरी इसको। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट बचा सकते हो। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जीवन बीमा में। जीवन बीमा प्रसंविदा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला तो है कि वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व। वैध अनुबंध, कोई भी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो तब होता है जब उसमें स्वेच्छा से कोई प्रेशर के बिना लोग हस्ताक्षर कर रहे हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, स्वीकृति हो, स्वतंत्र स्वीकृति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। साथ में दोनों पार्टीज की स्वीकृति हो, ठीक। अच्छा, अनुबंध करने की क्षमता भी हो। अगर कोई लीगल एंटिटी है, जैसे मान लीजिए जीवन बीमा के लिए किसी इंसान का अनुबंध करना आवश्यक है, ठीक। कोई कंपनी है वो किसी और के लिए भी कर सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जहां पर लीगल एंटिटी है नहीं तो वो अनुबंध कर नहीं सकती है, ठीक। फिर क्या हुआ, कानून प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और कानूनी उद्देश्य होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो गैर कानूनी हो, तो हम लोग उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ये कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे पॉइंट है तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। फिर क्या है, जीवन बीमा प्रसंविदा के मुख्य तत्व जो है उसी में आगे बढ़ते हैं। जीवन बीमा प्रसंविदा संपूर्ण सदविश्वास, ये सारे जो पुराने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना उन्हीं पर ही आधारित है, बस यहाँ पर क्षतिपूर्ति का जो प्रिंसिपल है वो नहीं लगता। अच्छा, की प्रसंविदा है, हर इंश्योरेंस की तरह ये भी संपूर्ण सदविश्वास की बात है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। बीमाकार के नहीं मांगने पर भी बीमाकृत का कर्तव्य है कि वह उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करे जो उसे ज्ञात है। जो आपको जानकारी है वो दे दो, अगर आपसे नहीं मांगा गया तब भी। अच्छा, जीवन बीमा प्रसंविदा के मुख्य तत्व, वही अगला तत्व आ जाता है। बीमित जीवन में बीमाकृत का बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। आप उसी का बीमा करा सकते हो जिसके जीवन से आपका बीमा योग्य हित, बीमा योग्य मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको आर्थिक नुकसान हो रहा हो अगर उसका जीवन नहीं रहा तो उस केस में ही आप बीमा करा सकते हो, ठीक है। बीमा कराते समय बीमा में बीमाकृत यानी कि जो एश्योर्ड है, अब यहां पर एश्योर्ड और इंश्योर्ड दोनों को बीमाकृत लिखा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एश्योर्ड लिखा हुआ है, का बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। लेकिन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर बीमा योग्य हित हो ये आवश्यक नहीं है। तो क्या होता है, यहां पर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना, जब आपने पॉलिसी खरीदी है तब तो होना चाहिए, उस टाइम पर ऐसा होना चाहिए कि पॉलिसी क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए चलती है, और जब मैच्योरिटी हो रही है उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट उस चीज में रह गया, लेकिन जब आपने पॉलिसी खरीदी तब होना चाहिए। तो मैच्योरिटी पर अगर इंटरेस्ट नहीं बढ़ा फिर भी आपको वो पैसे मिलेंगे, लेकिन जिस टाइम पर आप पॉलिसी खरीद रहे हो उस टाइम पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भविष्य का पता नहीं है। अच्छा, फिर क्या यहाँ पर जीवन बीमा प्रसंविदा के जो अगला तत्व आ जाता है, उदाहरण के लिए माना जाता है कि एक व्यक्ति का अपने जीवन में, ये हम लोग ऐसा मानते हैं, प्रिजम्पशन है और सही भी है काफी हद तक, कि हर इंसान अपने जीवन से, हर इंसान के लिए उसका जीवन इंपॉर्टेंट है, ये मान लेते हैं। सुसाइड्स होती है हमारे समाज में, लेकिन वो अलग रीजन हैं, डिप्रेशन भी होता है, कई और कारण भी हो जाते हैं उसमें। अपने जीवन में इसके प्रत्येक भाग में बीमा योग्य हित होता है, यानी कि कोई इंसान खुद का बीमा कराता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि हर इंसान के लिए उसका जीवन इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ऋणदाता, मैंने किसी से उधार ले रखा है तो वो ये चाहेगा कि यार अभी ना इसकी अभी उम्र जिंदा रहना चाहिए क्योंकि उसको मुझे पैसे चुकाने हैं, तो जो क्रेडिटर है उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो क्रेडिटर भी मेरे लिए बीमा ले सकता है, समझ रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसा सीन चलता है, ठीक है। किसी ड्रामा कंपनी का, आपने मूवी देखोगे भागम भाग मूवी आई थी, उसमें परेश रावल साहब की अपनी ड्रामा कंपनी होती है और गोविंदा और अक्षय कुमार उसमें एक्टर्स होते हैं। तो अब परेश रावल के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके एक्टर्स भी जीवित रहे। मान लीजिए उन्होंने कोई बड़ा हॉल बुक किया
और उसमें बहुत सारे लोगों को टिकट्स बेच दिए, अब उसमें एक एक्टर की डेथ हो गई, तो वहाँ तो लोग टमाटर और अंडे फेंकने लग जाएंगे। तो इस तरह की चीज हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, किसी ड्रामा कंपनी का उसके अभिनेताओं के जीवन में बीमा योग्य हित होता है, ठीक है। तो दूसरा इंसान खरीद सकता है, लेकिन अपना तो खरीद ही सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एटलीस्ट जिस समय पर पॉलिसी खरीदी जा रही है उस समय पर, बाद में परिपक्वता पर नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक। अच्छा, क्योंकि मानव जीवन के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता, आप नहीं बोल सकते कि इनके 10 लाख रुपए कीमत थी, 15 लाख थी, नहीं थे, कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है ना वो लागू नहीं होता। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, क्योंकि नुकसान की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है, मनुष्य के जीवन की भरपाई नहीं की जा सकती है और केवल एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जाता है, ठीक है। पहले से जो डिसाइडेड है कि हम इतने रुपए का बीमा करा रहे हैं उतना मिलेगा, क्योंकि जीवन की कोई मूल्य तो लगा नहीं सकते आप। अच्छा, समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने जो जीवन बीमा था उसको ठीक से देख लिया। अब आगे जो अलग जनरल इंश्योरेंस हैं, अब उन सारी चीजों की बात भी करेंगे। फायर इंश्योरेंस है, मरीन है, समुद्र से संबंधित जो समुद्री यात्राएं होती है उसमें अलग अलग तरह के खतरे होते हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। फिर कुछ और स्पेशल इंश्योरेंसेस है उनको देखेंगे। उसके बाद हमारी और सर्विसेज बचेंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग है, इन सारी चीजों को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और तब तक गर्दा उड़ाते रहिए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।